नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लवशा टूल्स चैनल्स के PT7 में। आज हम देखते हैं हमारे पास से कौन से 7 MCQ हैं जो हमारे प्रीलिम टेस्ट को इन्हेंस करते हैं, हमारे प्रीलिम्स तैयारी में थोड़ा करके जो है कि मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 PT7 डेली से 7 MCQ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपके, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। सेकंड है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। थर्ड है, गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। फोर्थ है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वायसराय बने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, ध्यान से चारों स्टेटमेंट को पढ़िए कि क्या ये चारों बातें इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, सोचिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आपने पढ़ा है तो। ऑप्शन ए है आपका केवल 2 और 3, बी है केवल 1 और 3, सी है 1, 2, 3, डी है सभी। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1 और 3 सही है। जी हाँ, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत के राज्य सचिव नामक पद का सृजन किया गया था, और थर्ड जो है कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया था। ये 2 स्टेटमेंट सही है आपके। और जो फोर्थ वाला देखो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह विलियम बेंटिक नाम के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करो, हमने पढ़ा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, लेकिन आप इसको रिकॉल करते रहोगे, मतलब बार बार पढ़ते रहोगे तो याद आ जाएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए फोर्थ वाला हमारा गलत होता है। और जो आपका इसमें सेकेंड स्टेटमेंट में है कि ये जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी, ये भी गलत है। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को जो कि खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महत्व के स्टेटमेंट 1 है आपका, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। सेकंड, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। थर्ड, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। फोर्थ, देश की रक्षा करना। उपयुक्त में से कौन सा से मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन है, पूछा कि इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए गए आपको कौन सा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2, डी है केवल 4। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए क्या है उसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए केवल है। ये जो पहला है ना, ये जो कि आपका DPSP है, आपने अगर DPSP पढ़ा होगा तो आर्टिकल 49 जो है उसमें इसका वर्णन किया गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, अब बाकी जो आपके 2, 3, 4 है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, और देश की रक्षा करना। चलो और थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी 11 उसको रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। देखो ये रहे हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ये लक्ष्मीकांत से फोटो उठाई गई है। देखो अनुच्छेद 51 के क में, ठीक है, 51 में नहीं, 51 के क के अनुसार नागरिक का कर्तव्य होगा। फर्स्ट है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखो जो रक्षा करने वाली बात है वो किसकी है? संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने वाली बात थी। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। फोर्थ आओ देखते हैं, देश की रक्षा करें, ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट था। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो स्त्री के सम्मान की बात आ रही है तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये भी अब देखो छोटी छोटी बातें, पर इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से यूपीएससी जो कि क्वेश्चन पुटअप कर देती है आपका स्टेटमेंट बनाकर। तो जो हमको लगता है कि शायद ये इसमें नहीं होगा, लेकिन ये है। स्त्रियों का सम्मान करना भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलो, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, ये 7 पहुँच गए हम। 8वां देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां वाला ये जो कि आपका बाद में जो ऐड किया गया था,
देखो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। इसमें कहा जा रहा है आपको 11th में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। यानी ये माता पिता का कर्तव्य कि जो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के उनको जो कि शिक्षा उपलब्ध कराए। ये रहे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में फटाफट से। देख लिया आपने फंडामेंटल ड्यूटी देख लिया 11। इसका जो सही आंसर था वो क्या था, केवल एक, ये जो कि डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका किसमें निम्नलिखित में से किस फसल से संबंध है। ये कुछ फसलों के किस्में दिए गए, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा हल्का फुल्का, तो आपको ये आराम से क्वेश्चन ये टैकल कर लोगे। ऑप्शन ए है चाय, बी है दाल, सी है कॉफ़ी, डी है मक्का। कॉफ़ी में यहाँ पे ये हल्का सा होगा हिंदी के लिए। चलो तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी, कॉफ़ी इसका जो सही है। ये तीनों जो कि आपका कॉफ़ी की किस्में हैं, प्रजाति है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आरबीआई गवर्नर पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है हम लोग का करने का अभ्यास करने का, बाकी आप अपने स्तर से देखते रहिए। आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है। सेकंड स्टेटमेंट, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति एक कमेटी के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड, आरबीआई गवर्नर की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही कथन को चयन करना है, ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए कि सही पूछा कि सही नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 2 3 सभी, डी है कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए दोस्तों ध्यान से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोई नहीं। तीनों के तीनों गलत है। क्यों गलत है आइए समझते हैं। आरबीआई का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः, देखो यहाँ बोला है सामान्यतः जो कि 3 वर्ष होता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी या फिर ऐसा ज़रूरत महसूस होता है या फिर कुछ स्थिति बनती है जिससे कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, तब जाकर इनके कार्यकाल को जो कि 5 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से कह दो इनकी जो कि पुनर्नियुक्ति होती है। 3 वर्ष का इनका टर्म खत्म होता है, उसके बाद जो कि इनको 2 साल और बढ़ा दिया। लेकिन पुनर्नियुक्ति होने के बाद भी इनको जो कि 3 वर्ष की नियुक्ति नहीं होगी, जो भी होगी अगले बचे हुए 2 वर्ष की होगी, क्योंकि इनको मैक्सिमम 5 वर्ष की ही जो कि कार्यकाल हो सकता है। ठीक है, पहले कार्यकाल में इन्होंने 3 साल अपना कार्यकाल दिया, तो इनकी जब पुनर्नियुक्ति होगी तो 2 साल और ये जो कि मैक्सिमम रह पाएंगे, मतलब इनको टोटल 5 साल ही काम कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, ये रहे आरबीआई का। तो इससे आपका 2 आंसर 2 ऑप्शन स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है कि एक ये कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इसने जो बोला ये गलत है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है लेकिन 3 साल ना होकर 2 साल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या करें, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति एक कमेटी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, जी नहीं दोस्तों, इसकी नियुक्ति जो कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर कह लो, करती है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करती है। इस वजह से जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के संबंध में, जिसको आप शायद इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल ऐसा कुछ आया था। ठीक है, वही है। विधेयक 2018 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विधेयक के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये अथवा अधिक मूल्य के भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, विधेयक का उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। थर्ड, इसके क्रियान्वयन की शिखर एजेंसी या फिर नोडल एपेक्स एजेंसी आप कह लो प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको आप क्या कहते हो ईडी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। ठीक है। इसका जो सोचिए कि ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, क्या ये तीनों सही हैं? आपको सही विकल्प भी पूछा है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1 2 3 सभी, डी है 1 और 3 केवल 1 और 3। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो बिल आया था उस इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल, ये इसका इंग्लिश में पूरा नाम है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 1 2 3 सी, तीनों सही है। जी हाँ, ये 100 करोड़ या उससे अधिक मूल्य का कोई अगर भगोड़ा है तो उसको उसका जो कि संपत्ति जो कि जब्त कर दिया जाएगा। और विधेयक का उद्देश्य जो है कि कानूनी कार्रवाई से बचने, जो देश छोड़कर भाग रहा है उस ऐसे आर्थिक अपराधियों को रोकना है। ठीक है, और इसे ईडी ही जो कि प्रवर्तन कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हिस्ट्री से आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपका, इसका थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। स्टेटमेंट 1 है, असहयोग आंदोलन के संबंध में पूछा है। भारतीय इतिहास में यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मुस्लिम बहुल जनसंख्या इस आंदोलन में भाग ली थी। सेकंड, खिलाफत मुद्दा भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था। ऑप्शन सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों, कोई नहीं। वीडियो पॉज के ध्यान से, इसका क्या सही आंसर होगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, इसमें जो कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या ने बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरी समूह ने भाग लिया था। और दूसरा ये जो खिलाफत मुद्दा था ये टर्की का इशू था, ठीक है। टर्की ब्रिटिश ने जो कि वहाँ पे जो कि वहाँ के जो खलीफा था उस पद को ख़त्म कर दिया था, उसी मुद्दे को लेकर जो कि टर्की में आंदोलन हुए थे। तो इसी वजह से जो कि विश्व के सभी मुस्लिम जो है कि एकजुटता दिखा रहे थे, प्रदर्शन करते ब्रिटिश के खिलाफ। तो भारत में भी इसी को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है आपसे प्रकाश पोर्टल का संबंध है। ये करंट का न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये प्रकाश पोर्टल, ध्यान से समझो। ऑप्शन ए सड़कों पर रोड लाइट व्यवस्था करने से, बी है कोयला सप्लाई चेन में सहायता के रूप में, सी है उच्च स्तरीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, डी है ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक करने से। तो ये है 4 आपके विकल्प, ध्यान से सोचिए दोस्तों। आपने पढ़ा होगा तो आप इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, कोयला सप्लाई चेन को में सहायता करने के लिए। देखो जो प्रकाश पोर्टल इसको जो कि रेलवे मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री ने मिलकर जो कि लॉन्च किया था, और साथ में इसमें पावर मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर जो है कि इसको लॉन्च किया। इसको देखो कोयला के उत्पादन से लेके उसके जो परिवहन मतलब उसके उत्पादन से लेके रेलवे द्वारा उसका जो कि ढुलाई होगा, एक जगह से दूसरे स्थान पहुँचाया जाएगा, और उसका फिर उसका कोयले से जो कि बिजली उत्पादन होगा। तो ये पूरे मैकेनिज्म को ईजी करने के लिए एक सिंगल विंडो पर रखने के लिए जो कि प्रकाश नाम का पोर्टल जो कि बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं कल अगले 7 MCQ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।